अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है हमने। जर्नल एंट्रीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। 438 कोर्स कोड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जर्नल एंट्रीज टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है, इस पे बात कर रहे हैं हम। तो जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल होते हैं, ठीक है, 5 रूल्स हैं। उनमें से 2 रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उस पे हमने जर्नल एंट्रीज़ की थी। अब आज जो ये 3 रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि कैपिटल लायबिलिटीज़ रेवेन्यू आपका अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट पे जाएगा और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट पे जाएगा। इन तीनों रूल्स को देखते हुए हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। और उस जर्नल एंट्री में आपका कैपिटल भी आएगा, पॉसिबिलिटी है कि उसमें एसेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटीज़ में भी सेम, एसेट्स भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आ सकते हैं ना, ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ भी हो सकता है। सो देखते हैं कि हमने उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। देन रेवेन्यू में भी आपका आएगा, क्योंकि इसलिए कि आप पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर तो कोई चीज़ आपके पास आएगी तो वो जाएगी भी, दूसरी तरफ से क्या होगा कि कुछ आपके हाथ से जाएगा भी, कुछ लेस भी होगा, कुछ इंक्रीज़ होगा तो कुछ डिक्रीज़ भी होगा। क्यों? यही तो है डबल एंट्री सिस्टम। समझ आइए मेरी बात। तो स्टार्ट करते हैं आज जर्नल एंट्रीज़ इन रूल्स पे कैसे अप्लाई होंगी। लेकिन चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं और अपना जर्नल एंट्रीज़ का टॉपिक सीख सकते हैं और फिर मेरे साथ साथ शामिल हो जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं चलती जा रही हूँ, मेरे साथ आप लोगों ने चलते जाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ी थी, अब आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, उसी का पार्ट 2 है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फर्म इन्वेस्टेड आ, ठीक है, लिखिए मेरे साथ, फर्म इन्वेस्टेड आ टोटल अमाउंट RS 80,000 रुपीज़, ठीक है। कितनी RS 80,000 रुपीज़। और अब नेक्स्ट आपका इसी का दूसरा पार्ट है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। कैश की फॉर्म में कितने इन्वेस्ट किए थे? 20,000 रुपीज़, ठीक है। RS 20,000 रुपीज़ कैश की फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या है? बिल्डिंग भी ले ली है एक, 50,000 रुपीज़ की, ठीक हो गया। अच्छा, एंड पर चलें, यहाँ पे लिख लेते हैं एंड, लास्ट है ये एंड। मशीन, एक मशीन भी परचेज़ की थी, ठीक है, और वो कितने की थी? 10,000 रुपीज़ की। कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ अभी इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझें कि फर्म है, एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है? 80,000 रुपीज़। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, एक नाम हो गया हमारा इन्वेस्टेड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल, ये हो गया कैपिटल, ठीक हो गया।
अच्छा, कैपिटल इंक्रीज होना क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। सही है। अब हमने ढूंढना है कि इसमें डेबिट क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 80,000 रुपीज़ टोटल कितने इन्वेस्ट किए? 80,000 रुपीज़। अब कैश की फॉर्म में कितने थे? 20। कैश क्या है आपका? जल्दी से बताएं, कैश क्या है? एसेट्स है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग भी एक एसेट्स है। ठीक है। मशीन क्या है? मशीन भी एसेट्स है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैपिटल के साथ एसेट्स भी आ सकता है। ठीक है। एसेट्स का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? जल्दी से सोचें, जल्दी से, 2 मिनट भी नहीं लगाने सोचने में। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है पिछली वीडियो में, तो अभी आपने मुझे सिर्फ ये बताना है। मैं पूछूंगी, आपने मुझे बताते जाना है। ठीक है। कैपिटल आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट पे जाएगा। तो क्रेडिट तो हम भी बाद में लिखते होते हैं, पहले क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं ना। तो डेबिट इसमें क्या होगा? नहीं पता क्या होगा? चलें कोई नहीं, देखते हैं इसमें और कौन से नाम आ रहे हैं। 3 नाम और आ रहे हैं। कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, और ये सारा क्या है? आपके एसेट्स हैं। एसेट्स इंक्रीज हों तो कहाँ जाते हैं? डेबिट पे जाते हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब इसको हमने सिंपली लिखना है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम लिखें तो क्या आएगा सिंपल लैंग्वेज में? मैंने बताया है ना कि हम क्रेडिट बाद में लिखते हैं, पहले डेबिट लिखते हैं। तो चलें, क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ है कितने से? 20,000 रुपीज़। ठीक हो गया। अच्छा, फिर और क्या आया? बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। कितनी हुई है? 50,000 रुपीज़ में। ठीक है। अच्छा, साथ और क्या हुआ है कि मशीन भी आ गई है जी। मशीन भी इंक्रीज हुई है। मशीन इंक्रीज हुई है, ये कितनी होगी? 10,000। अच्छा, ये सारा आपका क्या है? एसेट्स हैं। एसेट्स है ना। तो एसेट्स का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल भी तो इंक्रीज हुआ है ना। फर्म ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हो गया। अच्छा, कितना किया है? 80,000 का। तो और साथ क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ ना। कैपिटल इंक्रीज हुआ 80,000 रुपीज़ से। ठीक है, ये देखें 80,000, और कैपिटल का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CR। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई? मैंने यहाँ पे क्या किया है? अब आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि एक चीज़ आएगी दूसरी जाएगी, ठीक है, यही है ना। तो देखो, कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्ट किया है तो ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। तो इसके बदले में अब ये वैसे ही तो नहीं आई ना कुछ पे तो किया है। तो हमने भी बस यही रिकॉर्ड करना है ना। कैपिटल सबसे पहले उन्होंने बोला कि इन्वेस्ट की थी जी इतनी अमाउंट, तो हमने यहीं से पता चल गया कि ये तो कैपिटल है। इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होती है? आपका कैपिटल होता है। और कैपिटल का इंक्रीज़ होना, इन्वेस्ट करना, तो वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। क्या कहलाता है? आपका क्रेडिट कहलाता है। तो हमने सिंपली मान लिया कि चलो ठीक है, क्रेडिट कहलाता है, तो क्रेडिट को तो बाद में लिखते हैं। हमने पहले डेबिट में क्या लिखना है? तो डेबिट में साथ ही मैं आपको बता दिया था, कैश भी है, बिल्डिंग भी है, मशीन भी आ गई। ठीक है, बिल्डिंग भी आ गई आपके पास, 20,000 का कैश भी आ गया, मशीन भी आ गई, 10,000 रुपीज़ की। एसेट्स आपके इंक्रीज़ हुए। तो एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डेबिट में जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स थी डबल एंट्री सिस्टम की, डेबिट और क्रेडिट वाली, वो दोनों पूरी हो गई हैं। एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं इस ट्रांजेक्शन में, तो डेबिट पे चले गए। अच्छा, कैपिटल इंक्रीज़ हुआ तो वो कहाँ चला गया? क्रेडिट पर चला गया। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम कि हमने डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट भी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है या नहीं? आ गई है समझ। चलें अब नेक्स्ट करते हैं इसको। 1 मिनट रुक जाए बस। यहीं से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखें। ये हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखेंगे। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अब स्टार्ट करते हैं जी। इंक्रीज़ क्या हुआ? अब ये वाला साइन हमने साथ से हटा देना है। ठीक है, लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट हुआ है कितने से? 20,000 रुपीज़ से। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्डिंग अकाउंट।
बिल्डिंग अकाउंट, ये भी डेबिट हुआ है, ये 50,000 से हुआ। ओके, फिर मशीन अकाउंट आ जाएगा, ये कितने से हुआ, ये भी क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इंक्रीज हुए ना हमारे एसेट्स, तो इंक्रीज होना क्या कहलाता है, डेबिट कहलाता है। ठीक है, अब देखें क्रेडिट पे क्या जाएगा, क्रेडिट थोड़ा सा बाद में लिखते होते हैं, तो साथ में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल। यहाँ पे अगर किसी का नाम आ जाता है, किसी बंदे का नाम आ जाता है, तो हम यहाँ पे फिर उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली ले लेते हैं, तो टू अलीज कैपिटल। ठीक है, और क्रेडिट पे चला जाएगा। देखिए हमने क्या किया है कि डेबिट से थोड़ा सा हट के लिखा है, थोड़ा सा आगे करके लिखा है। ठीक है, कितनी अमाउंट में, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 80,000 रुपीज़ में आ जाएगा। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज में। इस ट्रांजैक्शन को पहले हमने सिंपल लैंग्वेज में किया, फिर इसको सिंपल से हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज में किया। अब क्या करेंगे, अब हमने करना है इसको जर्नल एंट्री सिस्टम में, मतलब डबल एंट्री में करना है। ठीक है, तो जल्दी से डबल एंट्री सिस्टम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका लाइन लगाएं जी। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रह जाए। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। पता है ना जर्नल एंट्री हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, कैसे स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता होगा। आप जल्दी से अपनी अकाउंट्स बना लें। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी डेट। डेट हमेशा आती है आपको, जब भी कोई ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो वो डेट्स के साथ गिवन होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बस ऐसे ही एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो जब प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोगों को डेट्स लिखी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, और ये आ गया डेबिट और ये आ गया क्रेडिट। अब देखें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये 3 नाम है, 3 हैं, 4 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं आपने उठा के लिख देने हैं। ठीक, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट है सबसे पहले, तो लिख लेते हैं कैश अकाउंट। कितने से डेबिट हुआ है, 20। ठीक है, अच्छा फिर क्या था, बिल्डिंग अकाउंट। ये कितने से डेबिट हुआ था, 50 से। ओके, नेक्स्ट क्या है, मशीन अकाउंट। ये कितने से डेबिट हुआ, 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे हम। ठीक है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना था जी, ये था 80,000 रुपीज़ से डेबिट, सॉरी क्रेडिट पे गया है। ठीक है, अब ये वाली साइड और ये साइड इक्वल होगी। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था, अकाउंट बना के जो हमने 3 एग्जांपल्स की थी उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करके ये साइड दिखा दी थी, दोनों इक्वल आती हैं। ठीक है, अब ये भी आप देख लें किस तरह से इक्वल आ गई हैं। यहाँ पे आपने इसका रीज़न लिखना है, और रीज़न क्या लिखना है कि इन्वेस्टेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट या बीइंग इन्वेस्टमेंट, कुछ भी लिख दें, बीइंग इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, बस यही है। देखें कैपिटल में हमने क्या किया है कि कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा, और एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ जाएंगे, डेबिट में होंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं अपनी अगली एग्जांपल, और अगली एग्जांपल में लिखते हैं कि चलिए एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करनी है अभी हमने। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस इसको टेढ़ा करके लिखती हूँ, आप लोगों ने सीधे सीधे लिखना है, सही है। एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑफिस के लिए
इक्विपमेंट्स परचेज़ की हैं, चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। कितनी की खरीदी हैं? फॉर 45,000 रुपीज़, ठीक है। 45,000 रुपीज़ की ऑफिस के लिए इक्विपमेंट्स परचेज़ की हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स फॉर 45,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं। पहले हमने जितनी भी एंट्रीज पढ़ी हैं उसमें क्या हमने पेड कैश, ठीक है, या कैश पेड, ये वाला पढ़ते रहे। अब हमने पढ़ना है कि क्रेडिट, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा माइंड में आ गया होगा। क्रेडिट पे परचेज़ की हैं चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि पैसे अभी तक तो नहीं दिए लेकिन देने तो हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि हमने चीज़ें उधार पे ख़रीद ली हैं, पैसे नहीं दिए अभी लेकिन बाद में दे देंगे। हमने बोला भैया ये तुम चीज़ें दे दो हमें, हम इसके पैसे जो हैं तुम्हें बाद में दे देंगे। तो सिंपली क्या है, ये लोन, ठीक है। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटीज़। समझ आ गई है? तो इसको बिल्कुल सिंपली लिखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंपल लैंग्वेज। एक तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स को कि ये हमारे पास इंक्रीज़ हो गई हैं, हमने बाई की हैं, परचेज़ की हैं, ठीक है। तो परचेज़ की हैं मतलब अपने पास आ गई हैं, पास आई हैं तो हमारे एसेट्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इंक्रीज़ हुई हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। कितनी अमाउंट से इंक्रीज़ हुए हैं? 45,000 रुपीज़, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है, क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिट तो नहीं लिखेंगे ना, हम क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि हमने अभी कैश देना है। क्या करना है? कैश देना है, दिया नहीं है लेकिन देना है। तो देना है मतलब लायबिलिटी हमारी क्या है? इंक्रीज़ हो रही है, हमारा हमने जो लोन लिया है उसमें इजाफा हो गया है। तो आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको रूल्स दिखाए थे, उसमें क्या था कि आपका कैपिटल लायबिलिटीज़ रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट पे जाएगा। कैपिटल को हमने एग्जांपल नंबर 4 में डिस्कस किया है। अब है एग्जांपल नंबर 5, इसमें क्या करेंगे? लायबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने उधार पे चीज़ें ली हैं, चीज़ तो हमारे पास आ गई, उसके बदले में जाएगा क्या हमारे पास से? कैश जाएगा, ठीक है। पैसे देने हैं ना हमने, तो कैश जाएगा। अच्छा, कैश जाएगा लेकिन अभी तो नहीं दिया ना, अभी तो हमने देना ही नहीं है, अभी तो है ही नहीं हमारे पास पैसे, जब होंगे तब देंगे। तो उधार पे ले लिए चीज़ें, तो उधार मतलब लायबिलिटीज़ हमारी क्या है? इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अभी इसको ना कभी तो देने होंगे ना पैसे, तो जब देंगे तो वो किस में देंगे? कैश में देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे? टू कैश, ठीक है। चलें अभी सिंपल लैंग्वेज में तो कैश ही लिख देंगे। कैश कितना हम देंगे? 45,000 रुपीज़, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट्स आई हैं 45,000 रुपीज़ की, इंक्रीज़ हुए हैं हमारे एसेट्स, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो ये कहाँ जाएंगे? डेबिट पे। अच्छा, साथ साथ कैश हमने पे करना है लेकिन अभी दिया नहीं है, हमने सिर्फ ये बोला है कि परचेज़ कर लिए हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, आपका जो लोन है वो क्या हुआ है? इंक्रीज़ हो गया है। लोन का इंक्रीज़ होना आपका क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है, ठीक हो गया। तो अब इसको अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या करेंगे हम? एक तो डेबिट है, डेबिट वाला हम फर्स्ट पे लिखते हैं ऑफिस अकाउंट। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो जो भी हम नाम लिखेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे? अकाउंट। डेबिट हुआ है कितने से? 45,000 रुपीज़ से, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखेंगे टू कैश। कैश पे करना है, अभी किया नहीं है लेकिन पे करना है। तो पे करना है ना, अभी किया तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है ये क्या है? आपका लोन है, दैट इज़ लायबिलिटी।
तो इसको हमने क्या किया है, लोन इंक्रीज़ हुआ है कितने से, 45,000 रुपीज़ से। सिंपल इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए CR लिख दिया है, लेकिन जब 2 लिख देते हैं तो फिर CR का मतलब ख़त्म हो जाता है। 2 का मतलब भी वही होता है कि ये क्रेडिट साइड है, और C का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कैसे करना है वो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने फिर से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। आप लोग भी जल्दी जल्दी से बना लें। ये आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा डेट, और ऊपर लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक हो गया। क्या था, हमने परचेज की थी ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट हुआ था 45,000 रुपीज़ से, और साथ में क्रेडिट पे गया था। हमारी जो लाइबिलिटी थी वो भी इंक्रीज़ हुई थी, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया था टू कैश अकाउंट। ठीक है, पे नहीं किया था लेकिन करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो वो क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसका रीज़न लिखेंगे कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड किया है, इसका क्या मतलब है। तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स या बीइंग परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, बीइंग परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। फिर अगेन देखें कि आपके पास जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल आ गई है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ अब हमने लिखना है रूल नंबर 5, रेवेन्यू वो इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट पे जाएगा। किस तरह इंक्रीज़ होगा, तो चलिए देखते हैं इसको भी। लिखें यहाँ पे मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा, रूल 5 और एग्जाम्पल 6 क्यों है, इसलिए क्योंकि मैंने जो एसेट्स की एग्जाम्पल थी वो 2 करवाई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना, वो मैंने 2 करवाई थी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके बाद मैंने एक्सपेंस की एग्जाम्पल करवाई थी। ठीक हो गया, तो एग्जाम्पल नंबर 6 लिखते हैं। रिसीव्ड कैश रिसीव किया है RS 75,000 रुपीज़। ठीक है, कैश रिसीव्ड किया है RS 75,000 रुपीज़। कैश क्या है आपका, एसेट्स हैं, इंक्रीज़ हुआ है। अब रिसीव कहाँ से किया है ये देखते हैं। फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब। अच्छा, जॉब कंप्लीट हुई है। ठीक है, जॉब कंप्लीट हुई है तो आपको क्या मिला है, कैश मिल गया है। देखें, अंडरलाइन कर लेते हैं कि एक तो हमें यहाँ पे कैश नज़र आया। ठीक है, एक नाम हमें क्या नज़र आया, कैश आया। दूसरा नाम क्या आया है, ये कंप्लीशन ऑफ जॉब, जॉब कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में बात कर रहे हैं। आया क्या हमारे पास, कैश आ गया। चलें लिख लेते हैं, कैश रिसीव हुआ है 75,000 रुपीज़ का। ये क्या है, आपका एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज़ हो गया तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। हमें यहाँ से ही पता चल गया कि कैश का आना डेबिट होता है, एसेट्स का इंक्रीज़ होना डेबिट होता है, तो इसको तो चलो हम मान लेते हैं कि डेबिट है। अब क्रेडिट पे क्या जाएगा। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ जॉब क्या होता है, जॉब आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बदले में आपको पैसे मिल गए हैं, तो क्या ये वो पैसे जो आपको मिले हैं वो कौन से पैसे हैं, सर्विस रेवेन्यू नहीं होगा आपका। समझ आया, जॉब आपने कंप्लीट की है, सर्विस रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू क्या है, आपका जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, तो वो सर्विस रेवेन्यू है। तो सिंपली उसको हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। तो ये वाला आपका हो गया था। अब यहाँ पे इसको हम कंप्लीशन ऑफ जॉब नहीं लिखेंगे, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में उसको लिखेंगे सर्विस रेवेन्यू। ये क्या हुआ है, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, और कितने से हुआ है,
₹75,000 से हुआ है और इसका इंक्रीज़ होना क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू ही बोलेंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? वैसे ये सिंपल लैंग्वेज मैंने बोल दिया था, यहाँ ही पे इसको कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगेन आपको प्रॉपर जैसे हम स्टार्ट में काम करके आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। अच्छा, आया क्या हमारे पास? कैश। कैश क्या है? एसेट्स। एसेट्स का इंक्रीज़ होना क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है, ₹75,000 से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारा? सर्विस रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, ये भी कितना हुआ है? सर्विस रेवेन्यू ₹75,000 से इंक्रीज़ हुआ है। कैश क्यों पहले लिखा है हमने? क्योंकि कैश एसेट्स है, एसेट्स का इंक्रीज़ होना डेबिट कहलाता है और डेबिट वाली टर्म पहले लिखी जाती है। सर्विस रेवेन्यू भी जो है आपका इंक्रीज़ हुआ है और इसका इंक्रीज़ होना क्रेडिट कहलाता है, तो क्रेडिट हमने क्या किया? बाद में लिख लिया, सिंपल। अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको लिखें। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ₹75,000 से, ठीक है। ओके, तो क्रेडिट पे क्या गया? सर्विस रेवेन्यू, तो क्या लिखेंगे? टू सर्विस रेवेन्यू, ठीक हो गया। यहाँ पे ये कितने से गया है? ₹75,000 से, बस सिंपल, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे CR मैंने नहीं लिखा क्योंकि लास्ट जो अभी ट्रांजैक्शन हमने की है उसमें मैंने लिखा था सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको याद रह जाए। टू का मतलब भी CR ही होता है, ठीक है। अब इसको जर्नल एंट्री में लिखते हैं। DR यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा आपका डेट, ठीक है। कैश आया हमारे पास, डेबिट हुआ है, चलें पहले डेबिट वाला लिख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू ₹75,000 टू सर्विस रेवेन्यू। कितने से हुआ है जी क्रेडिट? ये हुआ है ₹75,000 से। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? कंप्लीशन ऑफ जॉब, ठीक है। और फिर आप देखें कि आपकी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो क्या आएगी? इक्वल आएगी, सही है। क्या किया है मैंने? इसको सिंपल लैंग्वेज में से अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में से फिर मैंने क्या किया? जर्नल एंट्री पास कर दी है। जर्नल एंट्रीज़ में क्या किया है? कैश हमारा डेबिट था, डेबिट वाली टर्म हम पहले लिखते हैं। अच्छा, कैश अकाउंट लिख दिया ₹75,000, ओके। देन क्रेडिट साइड पे क्या था? सर्विस रेवेन्यू जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट साइड पे चला गया, तो टू सर्विस रेवेन्यू हमने लिखा है और अकाउंट भी साथ में लिखना है, ठीक है। जो भी नाम आपने लिखना है उसके साथ अकाउंट लाजमी लिखना है। मैं अगर भूल भी जाऊँ तो आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। ये भी ₹75,000 से क्रेडिट पे गया था, तो सिंपली हमने इसको क्या किया है? क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। तो आज हमने 5 के 5 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं कंप्लीट कर ली। अब जितनी भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन होंगी इन्हीं रूल्स के हिसाब से होंगी, ठीक है। कोई भी नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसेट्स क्या है, आपका लायबिलिटीज़ में क्या आता है, रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो बिल्कुल आप लोग ईज़िली अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल लेजर सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक जर्नल एंट्रीज़ का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जर्नल लेजर सीखने के लिए प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ पास करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जो ये वाला टॉपिक है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्रीज़ कहलाता है। तो जर्नल एंट्रीज़ हम करेंगे और प्लस क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कोई ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ आप लोगों के लिए जिसमें सारे नाम आ जाएं ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। आपकी जर्नल एंट्रीज़ में
जितने भी ज़्यादा नाम यूज़ होंगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी होगा समझना। तो मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँ, बट टाइम लिमिटेड होता है सो इसलिए। लेकिन अब समझ आ गई है ना आप लोगों को, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी आ गई। एक दफ़ा फिर से पिछला वाला लेक्चर नंबर 3 आप लोग देख लीजिएगा, ताकि लेक्चर नंबर 3 और 4 फिर एक साथ आप लोगों का सॉल्व हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए। फिर हमने क्या करना है कि लेक्चर नंबर जो अपना 5 है उसमें कंप्लीट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पेपर में भी ऐसे ही आता है कि पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। ट्रांजैक्शंस गिवन होती हैं और आपको बोला जाता है कि आपने पहले तो इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए फिर आपको जर्नल एंट्री आना ज़रूरी है। और ना तो पेपर में इतना टाइम होता है कि पहले आप उसको सिंपल लैंग्वेज में करें, फिर अकाउंटिंग में करें, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करें। तो ये जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अभी अपने माइंड में ये दोनों चीज़ें रखें, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करते जाएं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए, अपडेट आप लोगों को मिलती जाए। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, इस जिसमें 438 के भी लेक्चर्स हैं, 1429 के लेक्चर्स भी हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर नहीं मिलता तो वहाँ से आपको वो लेक्चर इजीली मिल जाएगा। अभी दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।